Assalamu alaikum students, welcome to biology with Medico, and today we are going to start our next topic. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम एंडोस्केलेटन जो कि इनसाइड द स्केलेटन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि टू टाइप्स का होता है, मीन्स कि उससे बना होता है, बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना होता है। तो आज हम उन दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे कि ये दोनों जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, और सेलुलर स्ट्रक्चर और ये एंडोस्केलेटन के टाइप होते हैं। अब डिफरेंस ये है कि कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल होता है बोन के मुकाबले में। जो बोन होती है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है, बहुत सख्त होती है। लेकिन बात की जाए दोनों रिजिड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, और ये जो होता है वो हार्ड होता है, बोन हार्ड होती है। कार्टिलेज अगर हम देखें कि वो हमारे एयर के पिना में मौजूद होता है, और बोन्स हमारी कुछ ऐसे पार्ट्स में होता है जो हार्ड इन स्ट्रक्चर होते हैं। सेकंड ये है कि ये जो है वो कुछ सेल्स से मिलके बना है, जो वो है कॉन्ड्रोसाइट्स, मीन्स के कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट से मिलके बने हुए हैं, और बोन जो है वो ओस्टियोसाइट सेल से मिलके बनी होती हैं। अब ये जो है वो एक लिक्विड में एम्बेड होते हैं, मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हमारे पास है वाटर, ठीक है, ये हमारे पास है वाटर। अगर इसके अंदर हम पत्थर डाल देते हैं तो मीन्स कि ये किसके सराउंड है, वाटर जो है वो उसके सराउंड है, ठीक है, इस पत्थर के। तो अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल ये कॉन्ड्रोसाइट्स या ओस्टियोसाइट्स हैं, ये ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं या फिर ओस्टियोसाइट हैं, तो ये सराउंड किसके हैं, एक वाटर के, ठीक है। तो वाटर जो है वो उसको पूरा कवर कर रहा है। तो मीन्स कि ये जो ओस्टियोसाइट्स और कॉन्ड्रोसाइट के एम्बेडेड होते हैं लिक्विडी पार्ट के अंदर, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और यह पढ़ा है हमने कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स और ओस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं। अब ये मैट्रिक्स किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कोलेजन, ठीक है, ये कोलेजन एक प्रोटीन का नाम है जो कि मैट्रिक्स में मौजूद होता है, कोलेजन। तो उस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ये सेल्स एम्बेडेड होते हैं, मौजूद होते हैं। अब दोनों में सेम चीज़ें होती हैं, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो होता है वो कोलेजन की टाइप 1 होती है और ये कोलेजन की टाइप 2 होती है, सही है। अब थर्ड है कि ये जो है वो बोन के मुकाबले में बहुत सॉफ्ट होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, और ये जो होता है वो बोन कार्टिलेज के मुकाबले में हार्डर होता है। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक चीज़ की डिपोजिशन होती है, मीन्स कि कैल्शियम फॉस्फेट की इसके अंदर डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से ये हार्ड इन स्ट्रक्चर होते हैं। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन, या दूसरा नाम कहते हैं कि ऑसिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन एंड ऑसिफिकेशन। तो ये दोनों, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट हमारी बॉडी के अंदर बन रहा होता है। तो वो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो हमारी बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बोन जो है वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है वो होता रहता है ताकि बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती रहे। नेक्स्ट है, अब कार्टिलेज के अंदर कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन बोन के अंदर कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर होती है, ये हार्डर होती हैं। अब इनकी जो एंड होती है कार्टिलेज की, इट कवर्स एंड ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स। जहाँ पे जॉइंट होता है ना, वहाँ पे कार्टिलेज मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बोन है, ये बोन है, और ये हमारे पास दूसरी बोन है। तो इनके दरमियान में, ये दो बोन के दरमियान में, मतलब बोन की एंड पे, या ये जॉइंट होते हैं, जॉइंट के दरमियान में जो है वो कार्टिलेज मौजूद होता है। और जो बोन होती है ये हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, मीन्स के जो भी ऑर्गन होता है उसकी जो आउटर शेल होती है वो कॉम्पैक्ट बोन होती है, ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है, और जो इसका इनर होता है वो स्पंजी बोन होता है। इसके अंदर जो है वो ब्लड वेजल्स पेनिट्रेट नहीं करती हैं, ठीक है, कार्टिलेज के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर कार्टिलेज है, इसके सराउंड में कुछ ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, और ये इसके अंदर
जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू आएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो है वो ब्लड वेजल्स इनके अंदर जो है पेनिट्रेट नहीं करती। लेकिन बोन की अगर बात करें तो बोन के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं, क्योंकि वो स्पंजी होती हैं, ठीक है। स्पंजी बोन के अंदर जो है वो ज़्यादातर ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस कार्टिलेज और बोन का, और इस स्केलेटन के अंदर भी अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। कहाँ पे यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर बोन्स दिखाई गई हैं, मीन्स कि कुछ पार्ट के अंदर जो है वो कार्टिलेज मौजूद होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो ये 2 बोन्स हैं, इनके दरमियान में ये कार्टिलेज है और ये बोन है, इसकी एंड पे जो है वो सेंटर में हमारे पास कार्टिलेज मौजूद होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि स्केलेटन जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मूवमेंट में भी हेल्प देता है। स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी पूरी बॉडी को, स्पेशली लिम्स को, जो लोअर लिम्स होते हैं, जैसे कि जिसको हम कहते हैं हाइंड लिम्स और पेल्विक गिर्डल जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है पूरी ह्यूमन बॉडी को। अब ये कहाँ पे होते हैं, जिस तरह से इस डायग्राम में अगर आप देखें कि ये जो है वो हमारे पास पेल्विक गिर्डल है और इसको हम कहते हैं लोअर लिम्स, या हम कहते हैं कि ये हाइंड लिम्स हैं। अब ये जो पेल्विक गिर्डल है, इनको पेल्विक गिर्डल जो है वो हाइंड लिम्ब को सेंटर से अटैच करती है, तो मीन्स कि ये पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम फोर लिम्स की बात करें, ये हमारे पास 4 लिम्स हैं और ये पेक्टोरल गिर्डल है। तो पेक्टोरल गिर्डल क्या करती है, इनको सेंटर से अटैच करती है, तो मीन्स कि इस तरह से इनको भी सपोर्ट देते हैं। और यहाँ पे हमारी ये जो लोअर लिम्स हैं और ये पेल्विक गिर्डल इसको सेंटर से अटैच करती है, तो ये जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब है जो ह्यूमंस 2 टांगों पे, जो एनिमल्स 2 टांगों पे चल सकते हैं, उनको हम कहते हैं बाइपेडल एनिमल, ठीक है। अब यही लिम्स जो हैं वो कम्प्लीटली, ये लिम्स भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और जब वर्टिब्री जो है वो साथ मिलके जो है वो एक पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं, और एज अ वो भी जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं एज अ स्टैंड खड़े होने में, नहीं मतलब सीधा खड़े होने में ये हेल्प करती है। और ये हो गई बोन, मीन्स के बोन हमें जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और कार्टिलेज जो है वो किस तरह से करता है, कार्टिलेज जो है वो हमारे एयर के पिना में मौजूद होता है, और नोज़ में भी होता है, जो कि एक ऑर्गन है जो प्रॉपर शेप देता है और सपोर्ट करता है। कार्टिलेज जो है वो हमारे लैरिंग्स को भी सपोर्ट देता है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, और पूरा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किस तरह से कि ये है हमारे पास ट्रेकिया, और इसके ऊपर एक बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, साउंड बॉक्स। तो इनके दरमियान में भी जो है वो जो है कार्टिलेज मौजूद होता है, और जो ट्रेकिया होता है उसके ऊपर सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, ये ब्रोंकाई तक भी जाती है। तो ब्रोंकाई के ऊपर भी इस तरह से कार्टिलेजिनियस रिंग्स बनी होती हैं, तो वहाँ पे भी कार्टिलेज होता है, और वो क्यों होता है, ताकि उसको कोलैप्स होने से बचा सके। तो ये जो है कार्टिलेज जो होता है वो एक टफ पैड्स बनाता है, मीन्स कि वो इसलिए ताकि शॉक एब्जॉर्बर होता है, वो टफ पैड्स जो हैं वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं, मीन्स कि ये नी जॉइंट्स में मौजूद होते हैं और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मौजूद होते हैं, ताकि कोई शॉक लगे तो उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बैकबोन है, ठीक है। तो बैकबोन में जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वो छोटे छोटे वर्टिब्री से मिलके बना होता है। तो ये वर्टिब्री के दरमियान में जो स्पेस होता है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है बैकबोन के अंदर, वर्टिब्रल के दरमियान में, तो उसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। तो वो भी जो है वो हमें एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो मीन्स का जो स्केलेटन है वो हमें सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो डायनेमिक सिस्टम होता है। डायनेमिक का मतलब ये है कि इसमें चेंज आते हैं और चेंज आ भी सकता है। तो ये डायनेमिक प्रॉपर्टी दी गई है स्केलेटल सिस्टम को, इसका रीज़न ये है कि ये लिविंग टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन की, तो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो नॉन लिविंग टिश्यू से मिलकर बना होता है, मीन्स कि वो लिविंग नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि वो लिविंग नहीं होता। क्यों लिविंग नहीं होता, क्योंकि वो सेल के वेस्ट मटेरियल से मिलकर बना होता है। और अगर एंडोस्केलेटन की बात की जाए तो वो लिविंग होता है टिश्यू, लिविंग टिश्यू से मिलकर बना होता है। वो जो है वो जल्दी से वो कैपेबल होता है ताकि वो जल्दी ग्रोथ करवा सके।
अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर भी अडॉप्ट कर सकता है, मीन्स के इसमें चेंजेस आते हैं। और अगर बोन हो रहे हैं हमारे पास, तो बोन अगर टूट जाती है तो मीन्स के उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसमें भी जो है वो डॉक्टर सिर्फ उसमें अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं और बाकी रिपेयर वो अपने आप को खुद करती है। जब इंजरी होती है, डैमेज होता है, तो वो रिपेयर जो है वो अपने आप को खुद ही करती है। 5 to 10% जो है बोन्स खुद ही 1 साल के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं और उसकी जगह पे जो है वो न्यू बोन्स बनती हैं। उस प्रोसेस को हम जो है वो रिमॉडलिंग का नाम देते हैं। ठीक है, रिमॉडलिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक बोन्स जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं और वो इंजरी के दौरान भी जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं ताकि न्यू बोन आ सके, न्यू सेल्स बन सकें। उसमें एज वाइज भी जो है वो बोन्स इनलार्ज होती हैं और इसमें भी जो है वो बड़ी होती हैं, ग्रो करती हैं। ठीक है, तो इससे जो है वो आपकी बॉडी की ग्रोथ भी होती है। मीन्स के जब वो बोन्स ग्रो करेंगी तो आपकी बॉडी भी ग्रो करेगी। तो वो किस तरह से, जब रिमॉडलिंग का प्रोसेस होगा। रिमॉडलिंग प्रोसेस में जो है वो बोन्स आपकी वीक नहीं होती बल्कि स्ट्रॉन्ग होती है। ये बल्कि आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि आपको सपोर्ट सही तरह से प्रोवाइड कर सके। तो रिमॉडलिंग जो है वो स्केलेटन की शेप को चेंज करता है, उसकी साइज़ को भी चेंज करता है। ठीक है, जो डिमांड्स होती हैं उनको रिस्पॉन्स करता है। अब ये जो है वो रिमॉडलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि बोन्स को वीक नहीं करता, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। किस तरह से बोन जो है वो हेवी लोड जो है वो कैरी कर रही होती हैं। हमारी पूरी बॉडी का जो वज़न होता है वो हमारी टांगों के ऊपर ही होता है, तो मीन्स कि उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वज़न पहुंच रहा होता है, तो इसलिए जो है वो बोन्स रिमॉडलिंग का प्रोसेस करती हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। स्ट्रॉन्ग होगी, वो थिकर होंगी। ठीक है, जब उनको ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई होगी तो वह हेवी लोड को जो है वो कैरी कर सकती हैं। और नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हैं वो बोन कैरी करती है, रोज़ाना डेली रूटीन में हमारी करती है बोन जो है वो। नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है वो मेजर फैक्टर्स होते हैं ताकि बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अब जो है बोन के लिए जो है वो 3 टाइप्स के जो है वो सेल्स होते हैं। एक ओस्टियोब्लास्ट, जिनका मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मिंग सेल्स, जो न्यू बोन सेल्स बनते हैं उनको हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और जो वही बोन जो सेल जो न्यू फॉर्म हुए थे वो जब अब मैच्योर हो जाएंगे तो उनको हम ओस्टियोसाइट कहते हैं। और वही सेल्स जो हैं वो अगर डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उनको हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। और यही जो दो जो होते हैं ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट, ये कोऑर्डिनेट होकर जो है वो रिमॉडलिंग का प्रोसेस करते हैं। ये जो है वो कोऑर्डिनेशन हमें तब नज़र आती है जब बोन जो है वो फ्रैक्चर होती है या टूटती है। अब है कि बोन टूटेगी, ठीक है, तो बोन हीलिंग किस तरह से होगी। बोन हील जो होती है वो ड्यूरिंग द 6 वीक्स होती है। ठीक है, 6 वीक्स के दौरान जो है वो बोन आपकी हील होती है। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपकी बोन जो है वो फ्रैक्चर होगी, ब्लड जो है वो ब्लड वेजल्स रप्चर्ड होंगी और ब्लड जो है वो निकलता रहेगा। और जब ब्लड जो है वो फ्लो होता है तो यहाँ पे जो है वो एक क्लोट बन जाता है, एक लार्ज क्लोट बन जाता है उस फ्रैक्चर के अराउंड। वहाँ पे फिर क्या होता है कि फेगोसाइटिक सेल्स और जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, और हमने पढ़ा कि ओस्टियोक्लास्ट सेल्स कौन से होते हैं, जो कि बोन के सेल्स को जो है वो डिज़ोल्व कर सकें, उसको इंजेस्ट कर सकें। और फेगोसाइटिक सेल वो होते हैं जो सॉल्यूट को इंटेक करते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह को खाते हैं। तो यहाँ पे ब्लड के अंदर जो है वो फेगोसाइटिक सेल्स और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स आएंगे ताकि वो जो क्लोट बना है उसमें जो सेल्स टूटे हैं, जो सेलुलर डेब्रिस से कचरा है, जो बोन के टुकड़े हैं, उनको इंजेस्ट कर सके, उनको डिज़ोल्व कर सके, ताकि उनकी जगह पे जो है वो ओस्टियोब्लास्ट बन सके। अब है कि बोन जो है वो नॉर्मली एक थिन लेयर से कवर होती है जिसको हम पेरियोस्टेम कहते हैं, और वो एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो जब बोन रप्चर्ड होगी तो इट मीन्स के पेरियोस्टेम को भी जो है वो नुकसान पहुंचेगा। और पेरियोस्टेम के पास जो है वो बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, तो वो भी जो है वो रप्चर्ड होंगी। तो जब पेरियोस्टेम जो है वो उसको नुकसान पहुंचेगा तो मीन्स कि वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो वहाँ पे जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होंगे वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि इनको न्यू सेल्स जो हैं वो बनाने हैं, न्यू सेल्स जो हैं वो वहाँ पे बनने, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पेरियोस्टेम को नुकसान पहुंचे तो एक्टिवेट होके सेल्स को बनाएगा। अब फ्रैक्चर हुआ है, रप्चर्स द पेरियोस्टेम, जब पेरियोस्टेम को जो है वो रप्चर्ड हुआ है तो वो स्टिमुलेट करेगा, वो फिर क्या करेगा, बहुत सारी सेल्स को जो है मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे सेल्स को जो है वो रिलीज़ करेगा, उसकी प्रोडक्शन करेगा ताकि जो है वो वहाँ पे एक बोन का मास बना सके। अब जैसे कि हमारे पास है कि
ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है। अब ये जो है यहाँ से रप्चर्ड हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेरियो स्टेम भी जो है वो रप्चर्ड हुई है, ठीक है, तो उसका भी नुकसान हो जाए, तो वहाँ पे सेल्स बनाएगा, तो वो सेल्स जो बनेंगे तो वहाँ पे एक मास बन जाएगा, ठीक है, वहाँ पे एक बोन का मास बन जाएगा जो उन दोनों बोन्स को अटैच करेगा, एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करने का काम करेगा, तो उसको हम कहते हैं कैलस, ठीक है। तो वो कैलस जब बन जाएगा तो वो कैलस क्या करता है, जो ओरिजिनल ब्लड होता है, ब्लड क्लॉट बना था वहाँ पे, उसको रिमूव करके खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, ताकि उन दोनों बोन्स को जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच कर सके, उसको होल्ड करने का काम कर सके। एंड ऑफ द बोन्स टुगेदर, ताकि वो उनकी एंड जो है वो बराबर इक्वली वो अटैच हो जाए। द रिमॉडलिंग प्रोसेस फ्रॉम द ओरिजिनल शेप ऑफ द बोन, तो यहाँ पे रिमॉडलिंग का प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे बोन जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ रही है। स्टेप 3 में क्या है कि ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो एंड कैपिलरीज इन्वाइट द कैलस, ठीक है, जो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो यहाँ पे कैपिलरीज के पास आएंगे, ताकि जो डिज़ोल्व होने की सेल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और वहाँ पे न्यू सेल्स बनेंगे। जो हम कैलस बना था वो ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से बना था, और वो ब्लड जो है वो उस सेल्स को जो है वो नरिश करेगा, उसको नरिशमेंट देगा। ऑस्टियोक्लास्ट जब ब्रेक डाउन होता है, मीन्स कि द कार्टिलेज वाइल ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस इट विद बोन, तो जब ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे तो वो सेल्स को जब वहाँ से ले लेंगे, उसको इंजेस्ट कर लेंगे, तो वहाँ पे जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो उसको रिप्लेस करेगा, जो कैलस बना था। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, उस कैलस को रिप्लेस करेगा, ताकि वहाँ पे बोन जो है वो उसके साथ दूसरी बोन के साथ अटैच हो सके। तो फिर क्या होगा कि वहाँ से कैलस रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट न्यू सेल्स बना के उनको जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है। जब वो बोन एक दूसरे के साथ अटैच होगी तो नेक्स्ट में क्या होगा कि हीलिंग ऑफ बोन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मीन्स के रिमॉडलिंग के प्रोसेस में जो है वो आपकी बोन जब फ्रैक्चर होती है तो वापस से जो है वो रप्चर्ड होने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद वापस से प्रॉपर अपनी शेप में आ जाती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिमॉडलिंग। और रिमॉडलिंग में दो जो है वो सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ऑस्टियोक्लास्ट और एक ऑस्टियोब्लास्ट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।